क्रांति के लिए रक्त संघर्ष जरूरी नहीं और न ही इसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा की कोई जगह है। यह बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। क्रांति से हमारा मतलब है कि वर्तमान व्यवस्था जो जाहिर तौर पर अन्याय पर टिकी है, बदलनी चाहिए। क्रांति से हमारा प्रयोजन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसको इस तरह के घातक खतरों का सामना न करना पड़े, जिसमें वर्ग की प्रभुसत्ता की मान्यता दी जाए तथा एक विश्व संघ मानव जाति को पूंजीवाद के बंधन और साम्राज्यवादी युद्धों से उत्पन्न होने वाली बर्बादी और मुसीबतों से बचाए। इनकलाबी नौजवान सभा RYA का 2 दिवसीय 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी और बेगम हजरत महल के शहर लखनऊ में संपन्न हुआ। गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल के शहीद-ए-आजम भगत सिंह सभागार में हुए इस सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने किया। उद्घाटन सत्र शुरू होने से पहले सदन की अनुमति से 7 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल और 5 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया। प्रारंभ में सन 1857 से लेकर आज तक शासक वर्ग के खिलाफ हुए संघर्षों में अपनी जान गंवाने वाले तमाम शहीद नौजवानों को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। देश के कोने कोने से आए लगभग 400 प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा, ये सम्मेलन न सिर्फ अपने सीमित दायरे में सफल होगा, बल्कि आने वाले दिन में इनकलाबी नौजवान सभा भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी और इस संगठन का पूरे देश के नौजवानों के बीच में जबरदस्त विस्तार होगा। सम्मेलन के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। वैसे तो कभी भी आप कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन की बात करेंगे तो क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब ही होता है नौजवानों का आंदोलन। अगर वो किसानों का हो, आदिवासियों का हो, उसमें भी आप पाएंगे कि नौजवान है। मैं समझता हूं कि ये क्रांति और नौजवान ये बहुत जुड़े हुए शब्द है। क्रांति अपने आप में उसकी कोई बहुत ज्यादा कभी उम्र नहीं होती। क्रांति कभी पूरी नहीं हो सकती। बुढ़ापा आने पर क्रांति खत्म हो जाती है और इसलिए क्रांति का जो मिजाज है और नौजवानों का जो मिजाज है वो बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता है। इसलिए हमेशा क्रांतिकारी आंदोलन में नौजवानों की बड़ी भागीदारी रही है। लेकिन इस देश में जिसको अलग से हम एक नौजवान आंदोलन के रूप में चिन्हित कर सकते हैं, नौजवान संगठन, नौजवान आंदोलन, नौजवानों की एक राजनीतिक मुहिम, उसकी शुरुआत तो भगत सिंह ने ही की थी। तो आजाद मुल्क में एक ऐसी सरकार, एक ऐसी राजनीति जो गुलाम देशों के लिए शायद ज्यादा, गुलामी के दौर के लिए ज्यादा प्रासंगिक है, ज्यादा उचित है, वो विडंबना है कि हमारे आजाद देश में आज वही राजनीति हमारे बीच में है। जो आर्थिक नीति है, जो कॉर्पोरेट लूट हम देख रहे हैं, पूरे देश में मेहनत करने वाले लोग, किसान, मजदूर, वो लगातार अर्थव्यवस्था से बेदखल हो रहे हैं, सारे अधिकारों से बाहर हो रहे हैं
और जो कहा गया था कि नौजवानों को इस दौर में, जब से नई आर्थिक औद्योगिक नीति आई, कि नौजवानों को मौका मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इस देश के अंदर एक ऐसा विकास होगा बहुत तेज गति से, जिससे सबसे ज्यादा नौजवानों को फायदा होगा, क्योंकि नौजवान और इंतजार नहीं कर सकते, नौजवानों को जल्दी विकास चाहिए। यही कहकर के देश में जो आर्थिक नीति लाई गई, हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा उस नीति ने नौजवानों को निराश किया है। रोजगार नहीं है, और अगर है तो उस रोजगार में ना सुरक्षा है, ना सम्मान है, ना कहीं से भी जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत के अनुपात में कोई उचित मजदूरी लोगों को मिल रही है। इंकलाबी नौजवान सभा के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में नौजवानों को मार्गदर्शन प्रदान करने, एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए विरादराना संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के पॉलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड नंद किशोर प्रसाद, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की उत्तर प्रदेश इकाई की अध्यक्ष कॉमरेड ताहिरा हसन तथा अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड राजाराम सिंह ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा, यह है कि आज आपकी भूमिका बहुत ही अहम इस लिहाज से है कि जब संसदीय लोकतंत्र के भीतर जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही, और आप इस देश के लोग, खुद आपने जिस संसद को बनाया वो संसद कारपोरेट के लिए कार्यरत हो गया, तब तो एक ही रास्ता बचता है, वो सड़कों की लड़ाई, सड़कों पर का संघर्ष। आप सोचिए, एक शब्द जो बहुत कहे जाते हैं, रोज उसका उच्चारण किया जाता है, धर्मनिरपेक्ष, लेकिन आज के व्यवहार में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पक्षधरता का रूप। अब ऐसी एक अवस्था में हर चीज का फैसला, संसद के चरित्र को ही बदलने का फैसला, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने का फैसला, सारी चीजों का फैसला अब सड़कों पर होगा। और सड़कों के संघर्ष में आप नौजवान साथियों की भूमिका बहुत ही अहम है। इसे हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये 5वां सम्मेलन उस भूमिका के बारे में तय करेगा और इसे आप जरूर निभाएंगे। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। साथियों की ज्यादातर बातें तो आ चुकी हैं, लेकिन जैसे भ्रष्टाचार और कॉर्पोरेट लूट की बात हो रही है, तो हमें थोड़ा मुड़ के पीछे भी देखना होगा। ये वो दौर है 1990 का, 1990 का, जब रिफॉर्म और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज लाई गई, नीतियां लाई गई देश में। उस वक्त वित्त मंत्री कोई और नहीं, हमारे मनमोहन सिंह जी थे, जो इस समय प्रधानमंत्री हैं और जिन्होंने एफडीआई को, जैसे हमारे बहुत से साथियों ने कहा, बताया, ग्रीन सिग्नल दिया है, और वो बता रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा और ये बहुत जॉब जनरेट करेगा। वॉलमार्ट जो आएगा ये बहुत ज्यादा नौकरियां पैदा करेगा नौजवानों के लिए। तो साथियों ये वैसा ही है जैसे 1990 में जब ये नई नीतियां लाए थे, रिफॉर्म की नीतियां लाए थे, तब भी यही कहा गया था कि बहुत जॉब जनरेट होंगे, बहुत बेहतर हाल होगा, किसानों के लिए बहुत खुशहाली होगी। लेकिन हमने देखा कि उस समय भी सत्ता में जो कांग्रेस सरकार थी उसने वही किया जो अमेरिका ने कहा था। उन्होंने कहा था डू एज आई से बट डोंट डू एज आई डू। जैसा हम कहते हैं वैसा करो, लेकिन जैसा हम करते हैं वैसा मत करना। तो हमारी सरकार, पपेट सरकारों ने वैसा ही किया। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई उसके बाद एनडीए, ये यूपीए जो भी रही, उन्होंने वही किया जो अमेरिका ने कहा था, और ऐसी नीतियां बनाई जिन नीतियों का असर 2000 में जाकर साफ दिखना शुरू हो गया। हमारा किसान भूखमरी की कगार पे चला गया। अन्नदाता जो अन्न को पैदा करता था वो मजबूर हो गया सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि जो नीतियां बनी उस
समय वो किसान विरोधी नीतियां थी। जो रिफॉर्म हुए वो पूरे लेबर, पूरे हमारे मजदूरों के खिलाफ थे, वो नीतियां थी। उसका असर आज अभी तक आप देख रहे हैं कि खाद के दाम कितने बढ़ गए हैं, बीज के दाम कितने बढ़ गए हैं। और जो इंडियन कंपनी, मल्टीनेशनल को छोड़िए, जो इंडियन कंपनी भी खाद दे रही हैं, उन्होंने भी कितने दाम बढ़ा दिए हैं और इन सरकारों का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन सरकारों का दोहरा चरित्र, चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इनकी नीतियों से लड़ना होगा। नीतियों के लिए लड़ने के लिए हमें सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना होगा, अगर सही मायने में भ्रष्टाचार से लड़ना है। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा जो हमारे उत्तर प्रदेश यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे बुनाई सरकार में भी खाद्यान्न घोटाला हुआ 2004 में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ लखीमपुर में 250 करोड़ का घोटाला हुआ, सिर्फ लखीमपुर में। और फिर मायावती सरकार में NHLS घोटाला हुआ, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से डिप्टी सीएमओ का मर्डर हो गया पुलिस कस्टडी के अंदर और कितने लोग मारे गए। तो ये घोटाला 2G घोटाले की भी बात होती है। तो फिर ये बीजेपी सरकार कैसे कह सकती है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है? क्या सिर्फ पैसा देना और लेना भ्रष्टाचार है? ब्राइब देना और लेना भ्रष्टाचार है? इट इज नॉट ए काइंड ऑफ करप्शन। ये भी तो एक करप्शन का तरीका है कि आप लोगों की जीविका छीन रहे हैं, आप उनको बेघर कर रहे हैं। आप पास्को की बात हमारे एक साथी ने किया। पास्को 52,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया जा रहा है उड़ीसा में। ये प्रोजेक्ट करें डेवलपमेंट करेगा, लोगों को ये भी जॉब जनरेट करेगा। ये कैसे जनरेट करेगा जब 22,000 किसानों को, खासकर जो पान उगाते हैं, जो 15,000 पर मंथ पाते हैं, उनको भुखमरी की कगार पे ढकेल रहा है। जो 2,000 मछुआरों को उनका एक्सेस पानी से खत्म कर रहा है, उनकी जीविका को छीन रहा है। जो 3,000 एकड़ जमीन को ले रहा है, जो फॉरेस्ट की है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और हम सब जानते हैं ये सब चीजें आ चुकी है कि जो वहाँ आयरन उड़ीसा में निकल रहा है, उसमें फास्फेट की कंटेंट मात्रा बहुत कम है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये पूरा और ऐसे ही कच्चा आयरन ले जाएंगे, ये स्टील बनाएंगे। ये स्टील किसका है, इस पे अधिकार किसका है? इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। कितने जॉब जनरेट होंगे? जिनको आपने डिस्प्लेस किया, हटाया है आदिवासी किसानों को, उनको अभी कंपनसेशन नहीं दिया, उनकी जीविका का साधन नहीं आपने जुटाया। तो ये पूरा जो एक कवायद चल रही है भ्रष्टाचार की, और जो ये पूरी अभी एक बात हुई थी, कॉमरेड ने भी कहा था कि लोगों को जो अपने अधिकारों की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, चाहे वो जमीन की लड़ाई लड़ रहे हो, अपनी जीविका की लड़ाई लड़ रहे हो, उनको तरह तरह से काले कानून लगाए जा रहे हैं। हम सबको मिलकर इस आंदोलन को मजबूती से खड़ा करना होगा। एक बार फिर मैं नौजवान सभा को इस खूबसूरत और इतने अच्छे कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया। खेती कहते हैं कि पूंजीपति अब बढ़िया खेती करेंगे। ये छोटे किसान क्या खेती करेंगे? पूंजीपति मॉडर्न खेती करेंगे। अभी तक किया खुदरा व्यापार में भी मनमोहन सिंह ने कि मॉडर्न टेक्निक देश को चाहिए, तो खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पूंजीपति ज्यादा उन्नत खेती करेंगे, हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, खाद छीटेंगे। लेकिन सवाल यह है कि देश में जो करोड़ों लोग खेती में लगे हुए कहाँ हैं? उधर मशीनें आ रही हैं, धान काटने वाली मशीन भी है, धान रोपने वाली मशीन भी है, मजदूरों का हाथ काट रही है, वो बेरोजगार हो गए। कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर ने श्रम का समय नहीं कम किया, कंप्यूटर ने नौजवानों का रोजगार कम किया। एक ऑफिस में पहले जो जितने काम करते थे उसमें बड़ी छटनी हुई, तो नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हैं, मजदूरों को बेरोजगार कर रहे हैं, किसानों को भी कह रहे हैं कि खेती अब तुम नहीं कर सकते, अब हम करेंगे। और अभी जो सबसे अपने को सुरक्षित समझते थे, जो क्षेत्र अपने को सुरक्षित समझता था, खुदरा व्यापार, कीमतें बढ़ेंगी तो हम जो सौदा है, माल है, उसकी कीमत बढ़ा देंगे, हमारा तो मुनाफा अपना बना रहेगा। अब तलवार उनके भी लटक गई कि अब खुदरा व्यापार में भी वॉलमार्ट आएगा, और वॉलमार्ट आएगा तो पूरा रिटेल चेन को बदल देगा। एक उसका बड़ा सा मॉल लगेगा तो सैकड़ों दुकानें, जिसमें हजारों कर्मचारी बेदखल होंगे। ऐतिहासिक रूप से मजदूर वर्ग के संघर्ष से एक निर्णय हुआ था कि 8 घंटे काम का, 8 घंटे आराम का और 8 घंटा मनोरंजन का, शिकागो के ऐतिहासिक लड़ाई के बाद। अभी क्या है, अभी मैं देख रहा हूं कि लड़के जो इंजीनियर भी बन रहे हैं, कई कंप्यूटर कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो ऑफिस में काम नहीं निपटता है, वो लैपटॉप लेके घर पर आ रहा है, घर में भी वही काम कर रहा है रात तक 12
तो काम का 8 घंटा नहीं है, आज की तारीख में काम का हो गया 12 घंटा, काम का हो गया 10 घंटा। तो श्रम का इतना बड़ा शोषण ये चौतरफा चल रहा है, हमें इस पर लड़ना पड़ेगा और कहीं कहीं लकीर खींचनी पड़ेगी। इस पूरा जो एक वर्ग संघर्ष चल रहा है, एक तरफ मल्टीनेशनल बड़े पूंजीपति ये मिल करके हर तबके को जो तबाह करने की कोशिश में है, और सरकारें एक के बाद एक नियम कानून बनाते हुए देश के तमाम संसाधनों को होने पौने दाम पर लुटाती जा रही है। केवल कुर्सी के बदलाव से एनडीए जाए यूपीए आए, यूपीए जाए एनडीए आए, इससे बात बनने वाली नहीं। इसीलिए आज सीधा सीधी सवाल है कि इस दिशा को बना करके नौजवानों को इसमें आगे आना होगा। हमारे देश के शासकों ने शर्मनाक हद तक साम्राज्यवाद के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पार्टी का नाम व झंडे का रंग अलग अलग होने के बावजूद सभी सरकारों की नीतियां साम्राज्यवाद परस्त, जन विरोधी, युवा विरोधी व रोजगार विरोधी है। भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय संपदा की लूट, महंगाई और बेरोजगारी के जूझते देश को व्यापक आयाम वाले युवा आंदोलन की जरूरत है। आइए जानते हैं इस बारे में युवाओं की राय क्या है। युवाओं की जो यहाँ समस्याएं हैं, आप ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर और न ही राज्य स्तर पर कोई नीति है। तो हम लोगों ने ये तय कर रखा है कि राज्य सरकारों ने जो नीतियां नहीं बनाई हैं, आंदोलन के दबाव में ही वो युवाओं के लिए कोई नीति बना सकते हैं। बिहार हो या देश हो, वहाँ 50% से ज़्यादा युवा रहते हैं और बेरोजगारी आज भयंकर समस्या बनी हुई है। कि देश के अंदर में युवा नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी भी, या यह कहिए कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्होंने युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और जिन्होंने अपने विधानसभा चुनाव के समय में जो उन्होंने वादा किया था यहाँ के नौजवानों के साथ, आज ये भी नौजवानों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो हम लोग का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, इस राष्ट्रीय सम्मेलन में पूरे एफडीआई के सवाल पर, कॉर्पोरेट लूट भ्रष्टाचार के सवाल पर, एफडीआई के खिलाफ, और पूरे देश में नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले, इन तमाम सवालों पर हम लोग आज से जो हम लोग राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है, इस सम्मेलन में बातचीत करेंगे और पूरे एक देश में एक बड़े दायरे में एक बड़ा युवा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जो भी खनिज संसाधन वाले राज्य हैं, वो छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर और जिन राज्यों में खनिज संसाधन नहीं भी हैं, उन राज्यों में जमीन की बड़े पैमाने पर लूट चल रही है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में बियाडा के नाम पर किसानों की बहुफसली जमीन छीन करके पूंजीपतियों के हवाले की जा रही है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में बिल्डरों के हवाले की जा रही है। अब 4 लेन सड़कें बन रही हैं, लेकिन किसानों को समुचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। और एक तरफ, दूसरी तरफ बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है। 40 करोड़ से ज़्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। पूरे देश में विषमता, सरकारी जो है रिपोर्ट बता रही है कि विषमता दिनों दिन बढ़ती जा रही। 87% लोग 20 रुपये से कम आमदनी में गुजारा कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हम लोग बेकारी, विषमता और कारपोरेट लूट, महंगाई, इन तमाम सवालों को लेकर ये हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित है। हमने देखा बिहार के अंदर में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक नौजवान जो इस देश से बाहर, प्रदेश से बाहर जा रहा है, उसको इस प्रदेश में ही नौकरी देंगे, तो सबको रोजगार देंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि रोजगार के नाम पर उनके साथ उनका शोषण हो रहा है। यह कि जब चुनाव हो रहा था, अखिलेश जी ने खुद वादा किया था कि हम तमाम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज अपने वादे से फिर पुनः लौटते हुए, मुकरते हुए उन्होंने कहा कि जिस परिवार में 15 लोग होंगे, उस परिवार में एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता, वो भी 1000 रुपये मिलेगा। उसमें भी शर्तें हैं कि आप एक महीने में मतलब आपको 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और उसमें भी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपसे काम लिया जाएगा। अगर आप काम पर नहीं समय से लौटते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता का हक देने का मतलब अधिकार नहीं रहेगा। इस बात से साफ साफ ये जाहिर होता है कि अखिलेश कुमार ने जो नौजवानों के साथ वादा किया था, हम मानते हैं कि वो नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन 1000 में किसी नौजवान का क्या भला हो सकता है। पिछले समय में यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर कब्जा हुआ है। जिस तरह से नेचर का प्लंडर करके प्रॉफिट
वहाँ से उन्होंने बनाने की कोशिश की है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार जो है वो अंत तक गया है, लोगों की नस नस तक वहाँ पे पहुँचा है जो प्रशासन है उसमें, तो उसके खिलाफ एक बड़ा जबरदस्त आंदोलन जो है उसकी एक रूपरेखा लेके हम यहाँ से उठेंगे। आज की जो इस टाइम की पॉलिटिकल स्थिति है, एक तरफ पे एफडीआई को पेश किया जा रहा है, बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, नौजवानों के सामने कुछ काम नहीं है कि वो क्या करें। ऐसी स्थिति में हमें नौजवानों के सामने एक ये प्रोग्राम रखना है, कार्यक्रम रखना है कि उनको कैसे कैसे इस पॉलिटिकल हालात को अपने अनुकूल सुधारना है, कैसे इसको सही ढंग में लाना है ताकि हर हाथ को रोजगार मिल सके, हर इंसान जो यहाँ पर रहता है उसको पेट भर खाना मिल सके। सबसे जरूरी है संगठन। अगर संगठन नहीं है, हम एकत्रित नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो यूपी की सरकारें हों, चाहे वो एनडीए की सरकारें हों, पूरे देश के अंदर उन्होंने जो है भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी फैलाई है। इंकलाबी नौजवान सभा का ये 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन सिर्फ न चेतावनी है इस देश की यूपीए सरकार को, बल्कि राज्य में चल रही अखिलेश यादव की सरकार को भी चेतावनी है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों पे, गरीबों पे हमले बढ़े, अल्पसंख्यकों पे हमले बढ़े हैं, उनको तुरंत रोके। और नौजवान जिसकी आकांक्षा है इस देश के अंदर अपना सम्मान से रोजगार हासिल करने की, अपना सम्मान पाने की, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही आरवाईए इंकलाबी नौजवान सभा आगे बढ़ रहा है। हम इस पूरे मुहिम के अंदर लगभग 17-18 राज्यों से इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि आरवाईए एक बड़े आंदोलन में जाएगा। जिस तरह पिछले 2 सालों से कंटिन्यूसली हम 9 अगस्त पे पार्लियामेंट घेराव कर रहे हैं, रोजगार के सवाल पे, मान सम्मान के सवाल पर। दादरी में भी साथियों ने बताया जैसे ज़मीन और मान सम्मान के सवाल पे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, जहां दबंगों के खिलाफ लगातार नौजवानों ने अपनी पहलकदमियां ली हैं। पिछले दिनों इन लोगों ने अधिकार सम्मेलन किया जिसमें 55 गाँव में लोग घूमे और 20-22 गाँवों को उन्होंने उसमें सम्मिलित करवाया। और आने वाले दिनों में दिल्ली और एनसीआर के भीतर हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ, रोजगार के लिए, मान सम्मान के लिए, ज़मीन हक के लिए हम एक बड़ी लड़ाई में जाएंगे। भगत सिंह की जो विचारधारा उन्होंने आज़ादी के समय रखी थी, उनका ये मकसद कतई नहीं था कि सिर्फ आज़ादी आ जाए और गोरे अंग्रेज़ों की जगह काले अंग्रेज़ आके मतलब हमारे देश के पूंजीपति राज करने लग जाए। उन्होंने पूरी आज़ादी का एक मॉडल पेश किया था, समाजवाद का मॉडल, जिसमें उनका ये था कि चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो मशीन है, उनका मालिक वो हो जो उन पर काम कर रहा है, जो खुद हलवाहक है या खुद मशीनों पे काम करने वाला मजदूर है, वो लोग उसके मालिक बने। तो ये जो भगत सिंह की विचारधारा थी, ये अभी तक पूरी तरह देश में लागू नहीं हो पाई है। यहाँ पे गोरे अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद 1947 की जो झूठी आज़ादी जिसको कहें वो हो जाने के बाद भी आज जो लूट है, वो दमन है, वो पूरी तरह जारी है। उसको रोकने के लिए, उसको हटाने के लिए, और एक जो भगत सिंह ने नारा दिया था कि एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें इंसान के हाथों इंसान का शोषण जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए, ऐसे समाज की स्थापना के लिए नौजवानों को, भगत सिंह को अपना नायक मानना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे देश में वाकई कोई आज़ादी नाम की चीज़ है तो हमारी देश की सरकारों को आज के नौजवानों के आगे एक ऐसा नायक, एक ऐसा रोल मॉडल पेश करना बहुत ज़रूरी है जो वाकई इस विचारधारा को आगे लाए। तो भगत सिंह से बेहतर हमारे ख्याल में उससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। देखिए, आरवाईए के इस 5वें अधिवेशन से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि खतरे उठाने ही होंगे और जाना ही होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। आज इस मुल्क के सामने जो हालात हैं, जो इस मुल्क के शासक वर्ग ने किया है, जिस तरीके की अपमानजनक और पीड़ाजनक ज़िंदगी इस देश की जनता और नौजवान जी रहा है, इसलिए वो अब इन सरकारों से उनको उखाड़ देने के लिए, उनके ख़िलाफ़ 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। और इसलिए वो कह रहा है, बार बार कह रहा है कि उठाने ही होंगे सारे ख़तरे और जाना ही होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। इसलिए अब की बार नौजवान सभा जब 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन अपना समाप्त करेगी तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बड़े युवा आंदोलन जो हिंदुस्तान में हो सकता है आने वाले दिनों के तहरीर चौक को जन्म दें, हो सकता है आने वाले दिनों का ट्यूनीशिया हिंदुस्तान में दिखाई दे, लेकिन नौजवान अब समझौता नहीं करेगा। वो मादरे वतन के साथ हो रही इस ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो साम्राज्यी ताकतों के आगे जो घुटना टेकना है सरकार का, उसको नहीं बर्दाश्त करेगा। अपनी आज़ादी के लिए लड़ेगा, अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए लड़ेगा
और अपनी ज़िंदगी के बेहतरी के लिए लड़ेगा, इस मुल्क में एक बेहतर जमहूरी निज़ाम के लिए लड़ेगा, इस मुल्क में सेकुलरिज्म के लिए लड़ेगा और ये मुल्क एक तरक्की फजीर मुल्क बने, इस बात के लिए लड़ेगा। युवाओं की विशाल व विविधतापूर्ण आबादी को एक मंच पर संगठित करने के लिए एक मुख्य औजार के रूप में इंकलाबी नौजवान सभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। संगठन को युवा आंदोलन की विविधता और व्यापकता को समेटने वाले सुनियोजित व संगठित इकाई के रूप में सामने आना होगा। ऊर्जावान युवा कार्यकर्ताओं की टीमें विकसित करने और व्यापक युवाओं में सांगठनिक नेटवर्क खड़ा करने के सचेत प्रयास करने होंगे। कुछ इसी तरह के विचार सम्मेलन के समापन समारोह में इनॉस के नेताओं ने व्यक्त किए। मुझे लगता है कि ये दौर युवा आंदोलन और युवा संगठन के लिए भरपूर संभावनाओं का दौर है, लेकिन भरपूर संभावनाओं के साथ साथ युवा आंदोलन और युवा संगठन के लिए कठिन चुनौतियों का दौर है। भरपूर संभावनाएं तो इसलिए कि हिंदुस्तान के समाज में आज 100 में 66% आबादी जो है वो नौजवानों की है। 100 में 66 नौजवान है, 35 साल की अवस्था के आसपास है 100 में 66 लोग। इतनी बड़ी मात्रा क्या इस देश की राजनीति, इस देश के समाज में कोई गुणात्मक बदलाव भी कर सकती है कि नहीं, ये संभावना आज हिंदुस्तान की युवा राजनीति में छिपी हुई है। ये 100 में 66 जो नौजवान है वो सरकार की चाहे नई आर्थिक नीतियों के तर्क हो चाहे बाजार के तर्क हो, सरकार के तर्क या बाजार के तर्क को नकारता हुआ अपने अधिकारों के लिए और एक मुकम्मल देश के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। इसलिए संभावनाओं का दौर और है भी। पिछले दिनों इस देश के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ चौतरफा आंदोलन उठे। केवल मैं अपने आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोगों ने भी आंदोलन किया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के हर हिस्सों में भ्रष्टाचार और कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ, नई आर्थिक नीतियों के जो दुष्प्रभाव थे उन दुष्प्रभावों के खिलाफ अपने मुकम्मल अधिकारों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नारों के साथ अलग अलग तरीके से नौजवान सड़कों पर आने के लिए दिखाई दिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, युवा राजनीति के जो प्रोजेक्शन इस दौर में किया जा रहा है, उस प्रोजेक्शन के बरक्स युवा आंदोलन की विशिष्टता के साथ एक क्रांतिकारी युवा आंदोलन की पुख्ता बुनियाद रखने की बात। मैं ज्यादा नहीं, एक दो उदाहरण बस आप लोगों के सामने रखूंगा। और जब हम ये सोचेंगे कि हमें युवा आंदोलन को उसकी विशिष्टता के साथ एक क्रांतिकारी झंडे के तले और ज्यादा मजबूत करना है, तो निश्चित तौर पे हमसे यह मांग होगी कि न केवल हम युवा सवालों की बेहतर पड़ताल करें, बल्कि अपने एक्शंस में, अपनी कार्यशैली में भी कुछ बदलाव हमें करने चाहिए। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए इस बात को कहूंगा कि निश्चित तौर पर एक बार फिर से ये देश नौजवान आंदोलन की भरपूर संभावनाओं से भरा हुआ है। मुक्तिबोध की शायद कविता है, किसी की मुझे उतना ध्यान नहीं है, जिसकी एक लाइन है, सही है भी नहीं, कि जिंदगी बुरादा है तो बारूद बनेगी। मुक्तिबोध की जिंदगी बुरादा है तो बारूद बनेगी। जिस देश में 66 नौजवान है, अपने अधिकारों से वंचित है, हमने झेल रहा है, ये बुरादा जिंदगी आने वाले दिनों में बारूद बनेगी ही बनेगी। लेकिन इसके बारूद के निर्माण के लिए हमें इस दौर में नौजवान आंदोलन की जो कठिनाइयां, नौजवान आंदोलन की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो विचारधारात्मक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो हमारे एक्शंस की हो, उन तमाम चुनौतियों का भी गंभीरता पूर्वक विश्लेषण करते रहना होगा, गंभीरता पूर्वक उसकी आलोचना करनी होगी। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 21वीं सदी के नौजवान आंदोलन की पुख्ता बुनियाद आरवाई रख सकता है, निश्चित तौर पर रखेगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि नौजवान सभा को रिस्क कवर करने होंगे, खतरे मोलने होंगे, खतरे लेने होंगे, खतरे उठाने होंगे। आज की जो राजनीतिक दौर है पूरे देश के भीतर, हम देख रहे हैं कि पूरे देश में नौजवानों के ऊपर हमले बढ़े हैं, लेकिन हमले अगर बढ़े हैं, मैं विस्तार में जाने के
निश्चित तौर पे कार्यशैली के मामले में भी जो बातें आई है उसमें तब्दीली लाते हुए निचले स्तर से तमाम मुद्दों को केंद्रित करके आंदोलन खड़ा करते हुए आने वाले दिनों में देश के राष्ट्रीय स्तर के जो सवाल हैं, जो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर एक बड़ा हलचल पैदा किया है, उसमें हम निश्चित तौर पे और बड़ा हलचल पैदा करेंगे और देश के भीतर एक बड़ा युवा संगठन जो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में एक नया इस देश के भीतर जल्दबाज पैदा करें, खड़ा करने की भी कोशिश करेंगे। और इसी अपील के साथ कि तमाम साथी जो हम लोगों ने मिल करके आज सम्मेलन से कार्यभार तय किए हैं, इसे पूरा करें, यही सम्मेलन की सफलता है। इसी उम्मीद के साथ तमाम साथियों को लाल सलाम। जो नीतीश सरकार की अगुवाई में पूरे बिहार के अंदर नकली शराब और शराब पीने से मौतें हुई, उसको लेकर RYA का ये 5वां सम्मेलन जो है वो एक प्रस्ताव लाता है कि शराबबंदी का कॉल हम देते हैं यहाँ से पूरे बिहार के भीतर, और नीतीश सरकार इसको लेकर तुरंत पूरे प्रदेश के अंदर शराबबंदी का ऐलान करें। और RYA आज बिहार बंद भाकपा माले द्वारा दिया गया कॉल को भी इस बिहार समर्थन देता है। मणिपुर की इरोम चारू शर्मिला की भूख हड़ताल के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इतनी लंबी भूख हड़ताल तक कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता। इस लोक महिला की सत्ता के खिलाफ युद्ध और उसकी मांग मणिपुर में लागू कानून सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, इसको आफुका के नाम से भी हम लोग जानते हैं, हटाया जाए, इनोस पूरी तरह समर्थन करता है। और इस देश में काले कानून के बतौर मौजूद अफस्पा से लेके UAPA, कोटा, तमाम काले कानूनों को हटाया जाए, ऐसा प्रस्ताव हाउस के सामने रखता है। दूसरा, तमाम नागरिकों को सम्मान के साथ रोजगार देने और ठेका पर आधारित कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सहित स्थायी नियमीकरण के लिए लड़ने का प्रस्ताव देता है। तमाम नागरिकों को सम्मानजनक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल हो, इसमें समान शिक्षा स्कूल प्रणाली आयोग लागू करने की लड़ाई का भी संकल्प लेता है। We welcome recent UN election result and resolution granting statehood to Palestine region. We strongly condemn the deadly attack on Malala by Pakistani Taliban extremists and stands behind her courageous battle for the right to education and living by choice facing all kinds of threats. We extend our support for fighting youths, students, workers and other progressive people who are in a continuous battle against the neoliberal regimes and their policies in US and Europe. जिंदाबाद
चंद्रशेखर का पूरा करो अरमान मेरे छात्र जवान, मेरे छात्र जवान, मेरे छात्र जवान, मेरे छात्र जवान। श्याम नारायण चंद्रशेखर का, श्याम नारायण चंद्रशेखर का पूरा करो अरमान मेरे छात्र जवान, मेरे छात्र जवान, मेरे छात्र जवान, मेरे छात्र जवान। उठो जवानों सीना तानों शेखर बिगुल बजाया, उठो जवानों सीना तानों शेखर बिगुल बजाया। शोषण अत्याचार से लड़ने का जो राह दिखाया, शोषण अत्याचार से लड़ने का जो राह दिखाया। वक्त नहीं चुप रहने का, वक्त नहीं चुप रहने का, अब ले लो लाल निशान मेरे छात्र जवान, मेरे छात्र जवान, मेरे छात्र जवान, मेरे छात्र जवान। हो पवित्र आत्मा जहाँ न जाति पाती, तुम हो पवित्र आत्मा जहाँ न जाति पाती। एकता के बल पर तूने पर्वत को राई बना दी, एकता के बल पर तूने पर्वत को राई बना दी। कफन बांध लो भक्त के भांति, कफन बांध लो भक्त के भांति, युद्ध करो ऐलान मेरे छात्र जवान, मेरे छात्र जवान, मेरे छात्र जवान, मेरे छात्र जवान।